चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा था हमारा हरियाणा में हर एरिया में औद्योगिक विकास। जितने ज़िले हैं ज़िले वाइज हम पढ़ रहे थे कि हर एक ज़िले में औद्योगिक विकास कैसे कब किस चीज़ का ज़्यादा हुआ। और हरियाणा अगर आज इतना आगे है तो इसका कारण यही है, एक तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। धीरे धीरे करके कौन सी इंडस्ट्रीज़ लग गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ लग गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं। रिलायंस जैसी देश की सबसे बड़ी जो पूंजीपति वर्ग को बिलोंग करती है कंपनी, उसने भी अपना SEZ हरियाणा के झज्जर की बेल्ट में पैसा लगा दिया। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि लगातार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हरियाणा में बढ़ रही हैं। और तीसरा तो हमारा नाम है ही बड़ा, सर्विस। जब सर्विस का नाम आएगा तो हमारा कौन सा याद आएगा? गुरुग्राम, जो कि IT का हब है और इंटरनेशनल लेवल में सबसे बड़ी 100 कंपनीज में से 90 प्लस और 500 में से 250 प्लस के ऑफिसेज हरियाणा में गुड़गांव में खुल गए। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि सबकी पहली पसंद हरियाणा का गुड़गांव है। धीरे धीरे करके हमारा डेवलपमेंट होता जा रहा है। और अगर हम ज़िलों की बात करें ज़िलेवार, तो हमने देखा था हरियाणा के हर ज़िले में डेवलपमेंट कहीं ना कहीं था। जैसे सबसे पहले पढ़ा था गुरुग्राम में एक तरफ जेम्स ज्वेलरी पार्क था, एक तरफ बेनेटन ग्रुप था टेक्सटाइल का, याद होंगे ना, ये ओरिएंट क्राफ्ट्स ग्रुप था, इली लिली था, और अपना ये रेनबैक्सी था, TCS था। जितना बहुत बड़ा सेक्टर, लगभग हर सेक्टर का कामकाज आपको गुड़गांव में देखने को मिलेगा। फिर हमने बड़े बड़े पढ़े थे, भिवानी पढ़ा, चरखी दादरी पढ़ा, पानीपत पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? यमुनानगर, पूरा वो बिल्ट का सिस्टम। यमुनानगर का लगातार डेवलपमेंट हुआ और सबसे बड़ा नाम जिसका आता है वो बिल्ट का है, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हम ये भी जानते हैं बल्लारपुर हमारे यहाँ नहीं है, बल्लारपुर महाराष्ट्र में है। और एक कंपनी ने ये कामकाज स्टार्ट किया था, जो कि हमारे यहाँ एक कंपनी को उसने एक्वायर कर लिया था। अपने यहाँ बिल्ट वाले आए थे 1969 में। 1945 में हमने यहाँ कामकाज तो 1929 में स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हमारी कंपनी को, जिसका नाम क्या था अगर तुम्हें याद हो, गोपाल करके हमारी कंपनी थी ना, वो उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया था। और आज देश में सबसे बड़े अगर कटिंग प्लांट्स की बात करें, कागज़ के काम की बात करें, तो बिल्ट का है। बिल्ट एक बहुत अमीर आदमी था, KC थापर, उसने काम स्टार्ट किया। और आज इसकी कितनी यूनिट्स चल रही हैं? 6, जिनमें से हमारे हरियाणा की यमुनानगर। और इसने अपना हेडक्वार्टर भी कहाँ बनाया? हरियाणा के गुड़गांव में। यूनिट यमुनानगर में, बल्लारपुर महाराष्ट्र में, हेडक्वार्टर गुड़गांव में। इसके बाद हमने पढ़ा था पानीपत में बहुत बड़ा कामकाज था। एक तो रिफाइनरी का, एक नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का, और एक कैप्टिव संयंत्र जो लगाया। हाँ, नेस्ले का भी कामकाज था, जो कब आया था? 1995 में। 1991 के बाद LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसी सीरीज में हरियाणा का कौन सा इलाका था वो? पट्टी कल्याणा गांव किसके पास पड़ेगा? पानीपत के समालखा के पास। और हमने देखा था यहाँ बहुत ज़्यादा नेस्ले ने अपना कामकाज। आज हम देखते हैं हरियाणा में बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर फूड पार्क्स की बात करें तो बहुत सारे कंपनीज अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने इसके लिए फूड पार्क्स में जगह ले ली। और फूड पार्क बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जिसको सरकार डेवलप करवा देती है। जैसे HSIIDC, हरियाणा में 2 चीज़ें हैं, एक HSIIDC और एक हैफेड। इन दोनों का कामकाज हरियाणा में है। H मतलब है ही हरियाणा। एक का कामकाज है, ये है हरियाणा का फेडरेशन, हरियाणा HA, फेडरेशन FED। ये फेडरेशन काम करता है जो कीटनाशक हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो सीड्स हैं, इनकी देखरेख के क्षेत्र में। और इसका मेन कामकाज है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई रोड, बिजली, कहाँ कैंपस बनेगा, कहाँ सुविधाएं देनी है। इन दोनों ने मिलके हरियाणा का बहुत विकास किया, क्योंकि जहाँ एक तरफ ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काम कर रहा है, ये कृषि में काम कर रहा है।
और ये दो सेक्टर ही हम देख रहे थे स्टार्टिंग में, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग। तो इन दोनों का जुड़ा कामकाज, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ खुलेंगी जहाँ बहुत अच्छा क्या डेवलप होगा, इंफ्रा। तो इंफ्रा के लिए काम करता है HSIIDC, और हैफेड है खेती से जुड़े कामकाज करने वाला। इन दोनों के अलावा भी आपके यहाँ बहुत सारे फूड पार्क्स, इन दोनों के फूड पार्क्स इंपॉर्टेंट है, एक रोहतक में और एक सोनीपत में काम कर रहा है। पर अगर वैसे देखें तो साहा अंबाला में हरियाणा का बड़ा मेगा फूड पार्क का बेसिकली जो लॉजिक है ये है कि कृषि क्षेत्र से सीधा किसान से कांटेक्ट करें, और किसानों के खेतों से यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये यहाँ अंदर पूरा बड़ा कैंपस डेवलप कर दिया, रोड्स हैं, बिजली है, पानी है, यहाँ सब सुख सुविधाएं हैं। तो किसानों के खेतों से सीधा उठ के अनाज, मान लीजिए ब्रेड बनाने की कंपनी है, या रस्क बनाने की, या बिस्किट बनाने की, मैगी बनाने की, कुछ इस तरह का, तो इन्होंने पूरा डेवलप कर दिया एरिया। यहाँ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी मिल जाएगा, यहाँ लेबर भी मिल जाएगा, यहाँ फैक्ट्रीज भी हैं, यहाँ मार्केटिंग को कैसे डेवलप करेंगे, कहाँ कहाँ बेचेंगे, सारा सिस्टम है। और ये कोई ऐसा नहीं कि एक आधे खेत के बराबर, ये कई 100 एकड़ की ज़मीन लेके और पूरा कैंपस डेवलप कर देते हैं। और इससे फिर धीरे धीरे किसानों को फ़ायदा होगा, डायरेक्ट उनको अपना सामान यहाँ पहुँचाना, तो कीमत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि बीच का आदमी नहीं खाएगा पैसा। फिर यहाँ जो चीज़ें बनेंगी वो डायरेक्ट मार्केट में जाएंगी, तो ऐसा कह रहे हैं कि उनका रेट भी ठीक रहेगा। वैसे कोई ठीक नहीं होना, हर चीज़ बढ़ ही रही है, पर ये फूड कॉन्सेप्ट बेसिकली फूड पार्क का यही था कि आप खेतों से कच्चा माल उठा के सीधे इस इंडस्ट्री में ले आएँ जहाँ पे खाने के सामान बनते हैं, और बीच में कोई इस तरह का आदमी ना हो जो खेती वाले किसान से भी खाए और इनसे भी खाए। तो वो ट्रॉली भर भर के इनके कैंपस तक पहुँचे, फिर यहाँ से इंडस्ट्रीज़ में सामान बने, और इसके आसपास ही कहीं दूर, जैसे दिल्ली लगता इलाका है भाई, यहाँ पे ब्रेड बनी तो दिल्ली ले जाने में देरी कितनी लगती है। अगर सोनीपत में ब्रेड बड़े पैमाने पे बनती हैं तो दिल्ली कितना किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर रह जाता है वहाँ से फिर कनेक्टिविटी भी अच्छी है, नेशनल हाईवेज़ हैं। तो ये इसलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि खेती में भी हमारा नाम बढ़ सके, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे अगला राज्य जो आज पढ़ना था, देखना रोहतक से आगे पढ़ना था सोनीपत, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, सोनीपत से ही इसको जोड़ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सोनीपत को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, स्वर्ण नगरी। और सोनीपत जो हमारा स्वर्ण प्रस्थ था पुराने टाइम में, इसी को स्वर्ण नगरी कहते थे। सोनीपत लगातार आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। दिल्ली से सोनीपत आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कुछ लगता ही नहीं टाइम, 15-20 मिनट लगते हैं हार्डली। दिल्ली के नरेला ही तो है दिल्ली लास्ट, नरेला से सोनीपत है ही कितना, हार्डली 10 से 15 मिनट। तीसरा स्टेशन नरेला से 5-5 मिनट के अंतर पे आ जाता है। तो ट्रेन से आपकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया दिल्ली से। इसके अलावा नेशनल हाईवे देश का सबसे लंबा 44, दिल्ली से सीधे एंट्री हरियाणा में सोनीपत ही तो करता है। ये इतना आसान है, और खुद का ट्रांसपोर्टेशन भी अगर आप देखें तो यहाँ से जितने ये छोटी ई रिक्शा है या टेम्पो, भाई जो मान लीजिए सामान बना कहीं किसी फैक्ट्री में, दिल्ली पहुँचाना बहुत आसान है, कोई भी टेम्पो हायर किया, उसमें चढ़ा के सामान पहुँचा दिया। कनेक्टिविटी ने हरियाणा के सोनीपत का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है ये, क्योंकि सोनीपत के आसपास एरिया खाली पड़ा था, यहाँ डेवलपमेंट किया गया, इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाई गई। आप जानते हैं राई में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा पता है ना सबको, कुंडली में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। बाहर से सस्ता मजदूर मिल गया, क्योंकि आप अगर कभी राई और इस तरफ गए हैं तो यहाँ इतने बड़े एरिया में ऐसे ना घर 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 बना रखे हैं पूरे, ये बस्तियाँ डेवलप कर दी, इनमें एक एक दो दो कमरे के घर बना दिए, मतलब हज़ारों की आबादी रहती है यहाँ पूरा। और इसके आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे आगे जाते हैं तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पूरे पार्क और टाउन विकसित कर दिए। जैसे राई और कुंडली दोनों आसपास ही तो हैं, इन दोनों इलाकों में इतनी फैक्ट्री चल रही हैं, कोई कागज़ का काम कर रही हैं, कोई घर का कोई सामान बनाती हैं, कोई लैंप बना रही हैं, कोई पेन बना रही हैं। और ये पूरा एरिया डेवलपमेंट में एक बड़ा कारण है जो हरियाणा का विकास कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, ये जहाँ बनाई गई हैं दोनों की कनेक्टिविटी दिल्ली से है। लेकिन अब जब ये किसान आंदोलन हुआ था ना, तो हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, एक एक दिन में कहते थे 50-50, 60-60 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। फिर भी वो तो धीरे धीरे उभर जाएंगी चीज़ें। ये पूरी बेल्ट डेवलप हो गई है क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मार्केट पास है, लेबर सस्ता है। बिहार से लोग आ जाते हैं, भाई ट्रेन पकड़ी दिल्ली आए, दिल्ली से है ही कितना सोनीपत, और इसके बीच में कुंडली आ गया, राई आ गया, तो सस्ता लेबर मिलना, यहाँ पे बहुत आसानी से कनेक्टिविटी मिलना, बिजली की अच्छी सुविधा होना,
ये कुछ इस तरह के कामकाज हैं जिसके चलते हरियाणा के सोनीपत का लगातार विकास हुआ। ऐसा नहीं कि आज ही डेवलप हुआ, अगर आज़ादी से इसको जोड़ के देखें तो 1950 में एक बहुत बड़ा नाम था हरियाणा के सोनीपत में, जानकी दास कपूर। आप जानते हैं आज इनके नाम का स्कूल चलता है हरियाणा के सोनीपत में। जानकी दास कपूर बड़ा पब्लिक स्कूल है और इनके नाम का एक चैरिटेबल अस्पताल भी चलता है। ये जानकी दास ही हैं जिनके पास बहुत पैसा था और जिनको बहुत बड़ी साइकिल निर्माण की कंपनी बनाने का श्रेय जाता है, एटलस। तो एटलस कंपनी किसकी है? जानकी दास कपूर जी की है। 1950 में ये फैक्ट्री लगी थी और फैक्ट्री लगने का मतलब होता है डेवलपमेंट होगा ही होगा, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। देखा कितने सारे क्वार्टर्स बने हुए हैं, आज भी एटलस रोड कहलाता है। आज एटलस की कोई कंपनियां साइकिल नहीं बनाती, लेकिन इसकी पहचान है, इस रोड का नाम ही एटलस रोड पड़ गया। एटलस में मंदिर बना रखा है उस कैंपस के अंदर, यानी कितने लोग रहते थे। आज भी वो जर्जर हालत में उसके भवन, उसका पूरा सिस्टम तुम्हें दिखाई देगा। एटलस ने हरियाणा के सोनीपत का बहुत विकास किया, पूरे हरियाणा का और फिर पूरे भारत का, क्योंकि उस टाइम पर 1950 में जब साइकिल का ही चलन था, तब गाड़ियां तो थी नहीं। आपकी तो पहली गाड़ी 1981 के बाद बनी है ना, मारुति जब लेकर आई है। इससे पहले घर घर में साइकिल था साधन, शहर से गांव, गांव से शहर जाने का। उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड की बेस्ट टॉप 3 कंपनीज में हमारी एटलस भी आती थी। ये हमारे लिए कितने प्राउड की बात है। सोचो, हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारे देश की एटलस का नाम था और एटलस से हरियाणा का नाम था और हरियाणा से फिर सोनीपत का नाम था। कितने लोग काम करते थे, कितनी बढ़िया तकनीक थी। कहते हैं पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का इन्होंने निर्यात किया था, इन्होंने टेक्नोलॉजी बेची थी और उसके बदले बहुत रुपए कमाए थे कि इतनी बढ़िया, इतनी स्ट्रॉन्ग साइकिल बनती कैसे है। टेक्नोलॉजी बेचने में हमारा नाम था एक टाइम पर साइकिल में। लेकिन धीरे धीरे फिर आपने देखा दौर बदला, साइकिल से आदमी बाइक पे आया, फिर गाड़ी पे आया। आज साइकिल उतनी ज़रूरत नहीं रह गई, तो धीरे धीरे करके एटलस कंपनी में भी फिर पहले लोग निकाले जाने लगे, फिर धीरे धीरे वो घटता गया कामकाज, यहाँ से उठा ली गई और शिफ्ट कर दी गई। और अब मैं लास्ट पढ़ रही थी कि लास्ट जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी ना, उसने भी लोगों को छुट्टी दे दी 2021 के एंड आते आते। और कहा तो ये है कि कुछ कारणों से बंद कर रहे हैं, दोबारा खोलेंगे, पर अब लगता नहीं है कि दोबारा से खुलेगी। इस बीच में इन लोगों ने एक टाइम पे तो राज किया। 1965 पे ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी जिसने साइकिल बेची थी, सबसे बड़ा नाम था दुनिया में एटलस कंपनी का। लेकिन एटलस अपने टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ी और उसकी टेक्नोलॉजी फिर धीरे 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 पुरानी पड़ने लगी। आज अगर आप देखें तो एटलस का तो नाम भी नहीं है। अगर बड़ी बड़ी साइकिल्स बनी, कौन से विदेशी ब्रांड आ गए हैं जिनके की टायर बहुत मोटे हैं और उनमें ब्रेक और पता नहीं क्या क्या सिस्टम आ गया। हाँ, बहुत सारी साइकिल की कीमत देखो आप हज़ारों लाखों रुपए में पहुंच गई है। एक नॉर्मल एवरेज बच्चा भी 10,000 की साइकिल तो नॉर्मल एवरेज बच्चा ले लेता है। तो साइकिल्स ने बहुत इजाफा किया, टेक्नोलॉजी आई, आपकी एटलस पिछड़ गई और एटलस फिर अब आज बिल्कुल बाहर है। लेकिन एक दौर था जब इसने राज किया और हमारे हरियाणा के सोनीपत की पहचान थी एटलस कंपनी। इतना समझ में आ गया सबको? यही है। इसके अलावा हरियाणा के सोनीपत में जो मैंने अभी बताया, क्या बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर डेवलप हो गए हैं, फूड पार्क्स हैं। इनके पीछे बड़ा रोल किसका है? और हैफेड का, HAFED, हरियाणा का फेडरेशन है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग का काम करता है, बीज का और फर्टिलाइजर्स का किसानों तक पहुंचाने का। और इसका मेन काम है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो नई बात होगी बता दूंगी मैं। किस पेज पर थे हम? 135 पर। अच्छा, रोहतक लास्ट हुआ था, पेज 135 पे आ जाओ। रोहतक हमने पढ़ा था, एकल खिड़की योजना। सीएम ने 10 साल में अपना इस एरिया का बहुत डेवलपमेंट कर दिया था ना। ये बहादुरगढ़ रोहतक में क्यों लिखा है पता है? झज्जर में आना चाहिए ना अब तो। हाँ, उस टाइम पे जैसे अगर देखें तो मंडल की बात के हिसाब से लिखा गया था। जैसे हमने चरखी दादरी किस में पढ़ लिया था? भिवानी में। ऐसे ही वैसे रोहतक में नहीं आता, ये झज्जर की बेल्ट में आता है, पर झज्जर की पूरी बेल्ट ही रोहतक की बेल्ट थी इसीलिए। चलो सोनीपत पे आ जाओ, पहला पॉइंट पढ़ो। यहाँ का एटलस साइकिल उद्योग, इसके ऊपर बहुत अच्छे ढंग से लिख लो। 1950 और जानकी दास कपूर, इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। यहीं लिखो 1965 में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर थी ये साइकिल कंपनी, सबसे बड़ी। 1950 में लगी,
एटलस कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर थी 1965 में। 15 साल में सबसे बड़ी साइकिल बनाने की कंपनी बन गई थी 15 साल के अंदर। 1950 में जानकी दास कपूर ने लगाई। 1965 में फर्स्ट नंबर था मैन्युफैक्चरिंग में इसका, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। आगे पढ़ो। विश्व के 3 प्रमुख साइकिल निर्माण संस्थानों में से एक है। टॉप 3 में थे हम। जैसे आज अगर हम किसी चीज़ के प्रोडक्शन में टॉप 3 में है तो प्राउड की बात होती है। आज तो आपके पास साधन है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे लोगों को फंड मिल जाते हैं। इस टाइम ये सब नहीं था, तब ये प्रावधान नहीं थे। उस टाइम नंबर 1 थी 65 में। आगे पढ़ो। एकमात्र एटलस साइकिल को साइकिल निर्माण की तकनीकी जानकारी कि कैसे बनाई इतनी बढ़िया स्ट्रॉन्ग साइकिल, तकनीकी जानकारी, टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन निर्यात करने का श्रेय भारत में है। तो भारत की टेक्नोलॉजी बाहर जाना कितने प्राउड की बात है। तुम सोचो, आज हम कहते हैं देश दुनिया में सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी जिसके पास है वो कौन सा देश है? चीन। एक टाइम पर जापान था, हर चीज़ मेड इन जापान आती थी एक पुराने टाइम पर, लेकिन धीरे धीरे जापान से ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी चाइना। अगर हम कह रहे हैं कि 1965 में हम दुनिया में नंबर 1 थे, इसका मतलब ये लोग नहीं थे इस कंपनी में, इस तरह के कामकाज में। तो ये प्राउड की बात है कि आपकी टेक्नोलॉजी बाहर जाती थी 1965 में कि कैसे इतनी बढ़िया साइकिल का निर्माण किया। ये अंडरलाइन कर लो, तकनीकी जानकारी। नेक्स्ट पढ़ना। एटलस के अतिरिक्त यहाँ मिल्टन साइकिल का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। अब एटलस तो बंद पड़ी है, मिल्टन चल रही है कंपनी अभी। अगला पढ़ो। सोनीपत जिले को स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। याकुल्ट, याकुल्ट का नाम सुना है तुमने? याकुल्ट जिसको बोलते हैं, एल गायब कर देते हैं। क्या करता है ये? कहाँ की कंपनी है ये? ये है जापान की, लेकिन बेस्ड अलग अलग इसमें देश में। जैसे ये नहीं एलपीजी वाला, ग्लोबलाइजेशन क्या था, जगह जगह जाके मार्केट बना लेना। तो ये ध्यान से सुनो, इसका बहुत बड़ा कामकाज सोनीपत में है। और ये क्या बनाता है? छोटी छोटी बॉटल बनाता है। और अगर तुमने कभी पियो तो बड़ा गंदा सा उसका दूध और लस्सी के बीच का टेस्ट है। ना वो प्रॉपर लस्सी जैसी लगती और ना वो दूध जैसी, क्योंकि वो लैक्टोबैसिलस से भरी हुई एक छोटी सी बॉटल होती है, फर्मेंटेड होती है। वो फर्मेंटेशन से वैसे दही और लस्सी बनता है, लेकिन प्रॉपर फर्मेंटेड ऐसी नहीं है लस्सी वाली। ये क्या हुआ, जापान में ना लोगों को एक दौर था 1935 या 45, बहुत पुरानी बात है, आज़ाद नहीं हुए थे हम। जापान में बहुत ज़्यादा कॉलेरा फैला, हैजा। तो एक आदमी ने रिसर्च किया भाई इतना हैजा क्यों फैलता है जापान में, जबकि हम तो ध्यान भी रखते हैं। तो दिखाई दिया कि खाने पीने की चीज़ों में गंदगी रखते हैं लोग। जो दूध के सामान थे ना, ये खराब होने पर भी कंज्यूम कर लेते थे। तो इसने कहा कि हम इस तरह का कुछ बना दें जो लोगों को उतना दूध पीना और उतना अपने घर में रखने की ज़रूरत ना पड़े। सुबह उठ के अपनी एक बॉटल पी ली, एक घूंट सी आती है बस, उसमें एक घूंट हल्का सा वो पी ली, तो आपको इतना लैक्टोबैसिलस मिल गया, वो बैक्टीरिया जितना आपको चाहिए था। विदेशी तुम जानते हो कभी से इस चीज़ की, ये बस एक गोली खा लें हमारा काम चल जाए, इस तरह के लोग हैं। वो ज़्यादा चबा के खाने वाला पसंद नहीं करते डाइट। या तो हम है कि 2-4 रोटी इतने ना खा लेते हमारा पेट नहीं भरता। विदेशी ऐसे नहीं है। विदेशियों को लगता है अपना नपा तुला ये खा लिया बस हो गया। वो कैलोरी को ध्यान में रखते हैं। हमारे यहाँ पेट भरना जरूरी है, उनके लिए नहीं है। तो ये याकूट वहाँ से आया। उसने कहा भाई इस तरह की बॉटल हो कि आदमी सुबह एक पी ले, बस उसको दिन भर डेयरी प्रोडक्ट की ज़रूरत ना पड़े। वहाँ से उठ के फिर अब ये, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर था आपके हरियाणा के सोनीपत में, और यहीं लगा दी फैक्ट्री सोनीपत से दिल्ली के बीच में, और हाँ राई में। और ढेरों बॉटल्स यहाँ से डेली बनती हैं और पूरे देश में जाती हैं, बिकती हैं। जैसे हरियाणा के लोगों को इसलिए ज़्यादा नहीं पता क्योंकि हम यहाँ दूध दही का प्रदेश है ये, और ऐसा ये बॉटल पीने पे हमारे जो बुजुर्ग टाइप के लोग हैं गुस्सा भी करें कि ये रोज़ एक 20-40 रुपए की बॉटल तुम गटकते हो, एक गिलास दूध क्यों ना पी लो। वो ये भी कहेंगे ना कि तुम इतना ये बकवास, ये बॉटल पीने से क्या होगा। इसलिए हमारे यहाँ नहीं पीते, पर इसकी डिमांड बाहर बहुत है। जैसे बंगलुरु है, वहाँ नहीं है उतनी गाय भैंस, या चेन्नई है, तो वहाँ लोग एक अपना सुबह उठे और ये प्रोबायोटिक की बॉटल पी ली, एक बस हो गया, उनका डेयरी प्रोडक्ट पूरे हो गए। हमारे यहाँ उसकी कीमत उतनी लोगों को नहीं पता क्योंकि यहाँ पे नेचुरल चीज़ ज़्यादा, और देखा जाए नेचुरल अगर है तो बहुत बढ़िया है, पर इसका बहुत बड़ा कामकाज है। ऐसे एक हॉर्लिक्स आप जानते हैं, बचपन में आपने सुना होगा, आज ये दुनिया भर के चल पड़े। पहले सिर्फ एक ब्रांड था हॉर्लिक्स, इंग्लैंड की कंपनी थी। ये इंग्लैंड वाले दूध पीना इनको पसंद नहीं था, तो इन्होंने हमें भी सिखा दिया कि दूध वैसे मत पियो, नई
जनरेशन को, इसमें कुछ मिला के पियो। तो वहीं से फिर ये हॉर्लिक्स निकला, और हॉर्लिक्स का बहुत बड़ा कामकाज आपके हरियाणा के सोनीपत में है। हॉर्लिक्स पता है फिर भी ठीक था, क्योंकि इस हॉर्लिक्स में जो इस्तेमाल करते थे ना, वो या तो वीट था यानी गेहूँ, और या फिर एक था बार्ले। बार्ले मतलब जौ। तो ये तो फिर भी अच्छी चीज़ है, पेट में जाता है बच्चे के में। लेकिन अब जो ये बकवास आ गए ना, कौन कौन से नए नए आ गए हैं, बॉर्नवीटा और ये, इनमें तो सिवाय चॉकलेट के कुछ है ही नहीं। और ये हाँ, कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा जो भी तुमने कभी सुना हो, देखा हो, बूस्ट, ऐसे तो बहुत सारे हैं। इनमें चॉकलेट ज़्यादा डाल दी या फिर ग्लूटेन का मिक्सचर बना दिया, जैसे बच्चे को टेस्ट के चलते बच्चा पीता है। ये गलत कल्चर है। हमारे यहाँ पुराने टाइम वैदिक काल में कभी लोग ऐसे ही ना दूध पिया करते थे, उनमें ना मीठे के, दूध अपने आप नेचुरली मीठा होता है। अब ये सिखा दिया इसमें चीनी घोलते रहो, इसमें ये सब डाल दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लैंड की कंपनी ने आपके यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन करके कंपनी है जिसने हॉर्लिक्स पे काम किया था। चलो पढ़ेंगे सोनीपत में आगे। अगला पॉइंट देखो, याकुल्ट डानोने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस याकुल्ट के ऊपर लिख लो जापान। 1935 में काम किया था किसी आदमी ने इसके ऊपर बनाने पे, आपके यहाँ खैर लेट आई है। जापान की है और सिंगापुर बेस्ड है। जापान और सिंगापुर लिख लो, जापानी कंपनी है, सिंगापुर बेस्ड। सिंगापुर बेस्ड, जैसे मान लो हमारी कोई कंपनी विदेश में बेस्ड हो इंडियन, हो विदेश में बेस्ड। यही ये जो लिखा है ना, अगला वर्ड देखो जरा, पढ़ो क्या लिखा है, डानोने लिखा है, डानोने। ये डानोने ना फ्रांस का एक ग्रुप है, लिख लो इसके ऊपर, फ्रेंच ग्रुप है ये। तो इसमें कितने देशों का सहयोग है सोचो, यही तो है ग्लोबलाइजेशन। भाई कहाँ कंपनी खुली? हरियाणा के सोनीपत में। और ग्रुप कहाँ का है ये? याकुल्ट कहाँ का है? फ्रांस, जापान का है। कहाँ पर बेस? सिंगापुर। और ये डोनोने कहाँ का है? फ्रांस का। यानी इसमें जापान भी है, फ्रांस भी, और हम भी हैं। अलग अलग जगह के लोगों को मिक्स करके यहाँ यूज़ किया गया। ये टिक कर लो, याकुल्ट डानोने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इंडिया तुमसे हुआ, डानोने फ्रांस की कंपनी, याकुल्ट जापान की। आगे पढ़ो, द्वारा सोनीपत के साहा को काट के यहाँ राई लिख लो। साहा तो अम्बाला में है। राई गांव में एक फूड पार्क की स्थापना की गई है, जिसकी इकाई में फर्मेंटेड दूध की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता 80 लाख बॉटल हैं। सोचो 80 लाख आदमी उठ के सुबह सुबह एक छोटी सी बॉटल, हार्डली उसमें 10-15 ml आता होगा, जो पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, जितना हम एक घूंट वैसे ही दूध पी लें, इतना है बस उसमें। और डेली बनती है ये 80 लाख बॉटल। नेक्स्ट टिक करना, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन लिखा है ना, ये स्मिथक्लाइन है, ये KLIN, स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड, इंग्लैंड की कंपनी है ये। इंग्लैंड ने हमारे यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनाया दूध में घोल के पी रहे हैं? हॉर्लिक्स। ये टिक कर लो। आधारित इकाई, सर्वाधिक प्रसिद्ध उत्पादन हॉर्लिक्स है। ये इकाई सोनीपत जिले के खेड़ा लिखा है, ये खेवड़ा है, खेवड़ा, खेवड़ा के आसपास। ये पूरी बेल्ट यही है, सोनीपत राई कुंडली वाली। यहाँ जल्दी से लिखो, जहाँ लिखा है ना हॉर्लिक्स, एक बार पेपर में आया था, इसमें क्या कितना % है लिख लो यहाँ। व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा 46%, माल्टेड व्हीट भी, व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा प्लस माल्टेड व्हीट MALTED 46% है ये। व्हीट फ्लोर आटा और माल्टेड व्हीट, ये कितना % है? 46%। इसी में लिख लो माल्टेड बार्ले 26%, बार्ले मतलब जौ 26%। तो ये तो फिर भी ठीक था, क्योंकि इसमें जौ और गेहूं पीते थे, आजकल के जैसा नहीं था। किसने खोली थी ये कंपनी? इंग्लैंड की। क्या नाम था इनका? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी का, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। और याकुल्ट कहाँ की है? जापान की। बेस्ड कहाँ है? सिंगापुर में। और डानोने क्या ग्रुप है ये? फ्रांस का। इन्होंने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने यहाँ, हमारे यहाँ बना दी। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का बहुत बड़ा कामकाज है। अब आ जाओ रेवाड़ी में। रेवाड़ी तो मेन किसके लिए जाना जाता है? आप सबको पता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य एक व्यापारी था, और इसने व्यापार स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था। उस टाइम पर नया नया इंडिया में क्या इस्तेमाल शुरू हुई थी? तोप खाना। तो तोप खाने का सामान बनाया जाता था हरियाणा के रेवाड़ी में।
जिसमें क्या यूज करते थे? हाँ, कौन सी सिटी कहलाता है ये? ब्रास। और ब्रास को क्या कहते हैं? पीतल। तो पीतल का सामान बनाया जाता था रेवाड़ी में। एक व्यापारी ने काम किया था जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। बड़ा व्यापारी था। इसने कांटेक्ट किया एक ऐसे आदमी को जिसको ज़रूरत थी खास कि भाई मुझे ये तोप खाने का सामान चाहिए, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। सूरी तो 5 साल बाद मर गया, लेकिन ये उसके वंशजों के कांटेक्ट में रहा और कहते हैं कि धीरे धीरे करके ये प्रधानमंत्री बन गया वहाँ जाके। इसने इतना कामकाज शुरू किया था, उसको छोड़ के ये प्रधानमंत्री बन गया उसका। लेकिन इसके कामकाज को लोगों ने चलाए रखा और जब वो तोपखाने के सामान बनाता था तो थोड़ा थोड़ा पीतल बच जाता था। बाद में उस पीतल को इकट्ठा करके जो ठठेरे थे बर्तन बनाने वाले, इन्होंने गला दिया उसको लिक्विड बना के, और ठठेरों ने यहाँ पीतल के क्या बनाने स्टार्ट कर दिए? बर्तन। यानी वेस्टेज से बर्तन बनने स्टार्ट हुए थे और आज ये बर्तनों की नगरी बन गई। जो सामान वेस्ट था उससे जो बिजनेस स्टार्ट किया, आज वो इसकी पहचान है। और क्या कहलाती है ये? ब्रास सिटी। इसके अलावा एक खास तरह की जूती, तिल्ला जूती भी यहाँ बनाई जाती है। वीर नगरी है ही रेवाड़ी। आप जानते हैं आर्य समाज की शाखा रेवाड़ी में खुली थी और आपके बहुत बड़े आदमी, क्या नाम था उनका, यहाँ आए थे आर्य समाज को बनाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती। जल्दी से पढ़ेंगे रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में तीव्र गति से उद्योगों का विकास हो रहा है। रेवाड़ी पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। टिक कर लो पीतल, यहाँ लिख लो। तोप खाने के वेस्ट से ये ब्रास निकलता था। टूट फूट में नहीं, लोहा और ये सब बच जाते, इस तरह का था ये। तोप खाने के वेस्ट से पीतल निकले, पीतल वेस्ट से निकले पीतल से बनी पीतल नगरी। तो किसी ने सोचा थोड़ी ना होगा कि जो वेस्ट है इससे इसकी पहचान बनेगी। आज तक ब्रास सिटी, ब्रास मार्केट है रेवाड़ी में बहुत बड़ा। चलो ये टिक कर लो आगे। यहाँ का तिल्ला जूती उद्योग भी प्रसिद्ध है। अगर कहें फादर ऑफ ब्रास इंडस्ट्री इन रेवाड़ी तो किसका नाम टिक करोगे? हेमू का। ये लाइन लिख लो, फादर ऑफ ब्रास इंडस्ट्री इन रेवाड़ी। फादर ऑफ ब्रास इंडस्ट्री, पीतल उद्योग के पितामह कहलाते हैं हेमू, क्योंकि व्यापारी था, इसी ने स्टार्ट किया था पीतल का पहला बड़े लेवल पे कामकाज। ठीक है, इसके बाद आ जाओ फरीदाबाद। फरीदाबाद की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक, हाँ, बहुत बड़ी कंपनी। आपको पता है अमिताभ बच्चन की बेटी की शादी बहुत अमीर परिवार में, हरियाणा से था वो परिवार जिनसे की गई थी, नंदा परिवार। नंदा परिवार जो आदमी हैं, बहुत पुराने टाइम से इनका कामकाज था। 1944, तब तो हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, इन्होंने एक कंपनी बनी थी। इनसे भी थोड़े और पुराने टाइम की बात कर रही हूँ, लाहौर में, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। यही आगे जाके फिर जब भारत अलग होगा ना तो आपके यहाँ काम करेगी। लाहौर में बनी इस कंपनी ने 3 बड़ी इंडस्ट्रीज में कदम रखा था। एक जो रेलवे निर्माण में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, रेलवे खुद कितना बड़ा सेक्टर है, इसके निर्माण में कितनी भारी भरकम चीज़ें चाहिए होती हैं, वो बनाते थे ये। दूसरा, जो बिल्डिंग्स बनती है ना, अब जैसे बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ देखो कितनी सारी चीज़ें, कोई कैसा यंत्र चाहिए, कोई कैसी मशीनरी चाहिए, वो सब ये बनाते थे। और तीसरा, इन्होंने कहा इंडिया का भविष्य कृषि है, तो कृषि में बड़ी चीज़ें, उपकरण, जैसे ट्रैक्टर जैसे सामान। देखो तीनों कितनी हैवी इंडस्ट्रीज, अगर ध्यान से देखें, रेलवे के निर्माण में जो सामान इस्तेमाल होगा वो कितना भारी भरकम होगा। भाई रेलवे लाइन बिछानी है तो आदमी उठा के कंधे पे थोड़ी लाएगा, कितनी सारी चीज़ें बनेंगी, कितनी चीज़ें चाहिए, वो सब इन्होंने सोचा हम करेंगे। बिल्डिंग मटेरियल में जितनी चीज़ें बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होती हैं, जब ये लेंटर डलते हैं तो कैसी कैसी मशीनें नहीं इस्तेमाल होती हैं, ये सब इन्होंने कहा हम करेंगे। और तीसरा, कृषि के भारी भरकम, जैसे मेन तो ट्रैक्टर है, जिसके कारण क्रांति बहुत ज़्यादा देखने में आई, वो ट्रैक्टर था। 1944 की लाहौर में बनी इस कंपनी का ये बहुत बड़ा एक बिजनेस स्टार्ट किया, बंटवारा हो गया, और फिर आपके यहाँ फरीदाबाद में इन्होंने एस्कॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करके इस कंपनी को बड़ा बनाया। और आज फरीदाबाद की पहचान ही है ये बड़े बड़े भारी भरकम ट्रैक्टर। बाद में 1980s आते आते फोर्ड कंपनी के साथ इनका कोलैबोरेशन हो गया। इनके ट्रैक्टर में जो आज भी आप गांव-गांव में देखते हैं, फार्म ट्रैक का जो ट्रैक्टर है वो किसका बनाया हुआ है? एस्कॉर्ट्स का, इन्हीं का तो है फार्म ट्रैक। तो इन्होंने कोलैबोरेशन करके तकनीक सीखी और आज फरीदाबाद में
पूरे देश के जितने ट्रैक्टर बनते हैं इनका कितना परसेंट? 50% अकेले हरियाणा बना देता है। तो ये हमारे लिए प्राउड की भी बात है कि देश में जितने ट्रैक्टर इस्तेमाल होते हैं उसका अकेले 50% हमारे हरियाणा का। कौन सा जिला? फरीदाबाद। अगर इतना बड़ा कामकाज है, सोचो कितने लोगों को काम भी तो मिलता है। एक प्रोडक्शन ऐसे थोड़ी मशीनी होता है, इसमें कितनी लेबर लगी हुई है, कितने लोगों का घर परिवार चल रहा है इस एक इंडस्ट्री की वजह से। तो फरीदाबाद की पहचान है ये। देखो जरा पढ़ेंगे, फरीदाबाद एस्कॉर्ट्स लिखा है। तुम पिछले पेज पे जहाँ जगह है ना मैप के पास देखो, तुमने कई चीज़ें लिखी हुई हैं। तुमने मारुति लिखा था, तुमने इसके अलावा ये पंजाब मैसर्स एंड पल्प वाला कागज़ वाला लिखा था। इसके अलावा तुमने मारुति सुजुकी बल्लारपुर लिखा था, सरस्वती लिखा था। ये लिखी चीज़ें पढ़ लेंगे ना तो फिर याद रहेंगी। यहाँ हेडिंग डाल दो एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स एजेंट्स लिमिटेड। पॉइंट वाइज लिख लेना, लिखो एस्कॉर्ट्स एजेंट्स, इस नाम से बना था ये, एस्कॉर्ट्स एजेंट्स लिमिटेड, 1944 लाहौर। इसके सामने लिख लो 1944 लाहौर में बनी, आज़ादी से पहले ही। एस्कॉर्ट्स एजेंट्स लिमिटेड 1944 में लाहौर में बनी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, अब एजेंट्स हटा देना, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड 1960 में, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड 1960 में। ठीक है, यहीं लिखो एग्रीकल्चरल मशीनरी, ये टारगेट था इसका, ब्रैकेट में लिख लो एग्रीकल्चरल मशीनरी। जब पुरानी बनी तो 3 टारगेट थे, अब मेन टारगेट था एग्रीकल्चरल मशीनरी या कृषि उपकरण लिख लो, कृषि उपकरण। कौन से ईयर में बनी अपने वाली? 60 में। वैसे इसका जो पुराना रूप था वो कहाँ था? 44 में। तब इसने 3 सेक्टर में काम किया था, रेलवे में, बिल्डिंग मटेरियल में और कृषि में। फिर अपने वाली कब आई यहाँ मेन कामकाज? 60 में। यहीं लिखो फर्स्ट एस्कॉर्ट ट्रैक्टर जो इसने बनाया, फर्स्ट एस्कॉर्ट ट्रैक्टर 1961। मैन्युफैक्चरिंग बेस कहाँ बनाया हरियाणा का? फरीदाबाद। लिख लो ये, उत्पादन इकाई मैन्युफैक्चरिंग बेस फरीदाबाद। तो पहला ट्रैक्टर 1961 में बना और फरीदाबाद में बना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1969 में एस्कॉर्ट्स की पार्टनरशिप फोर्ड कंपनी के साथ हुई। 1969 में एस्कॉर्ट्स की पार्टनरशिप फोर्ड कंपनी के साथ हुई। यहीं लिख लो फार्म ट्रैक, वो इनका सबसे बड़ा जो जिसकी पहचान है जो हरियाणा की, फार्म ट्रैक, ये इन्हीं का ट्रैक्टर है। तो किसका ट्रैक्टर है फार्म ट्रैक? एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स आपके यहाँ कब आया? 1960 में। पहले कहाँ था ये? लाहौर। लाहौर में कितने फील्ड में काम किया था? आपके यहाँ मेन काम किया एग्रीकल्चर में। पहला ट्रैक्टर कब बना? 1961 में। यूनिट का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? फरीदाबाद में। इसने कोलैबोरेशन कब किया? 1969 में। तो 1944, 1960, 1961, 1969, 44 में लाहौर, 60 में फरीदाबाद, 61 में पहला ट्रैक्टर, 69 में फोर्ड के साथ पार्टनरशिप। ठीक है, चलो अब पढ़ो, अब वापस आ जाओ। एस्कॉर्ट्स एक भारतीय इंजीनियरिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 1960 में, हरी लिखा है ना, ये हर है, हर नंदा, हर प्रसाद नंदा, पूरा ठीक कर लो, हर प्रसाद, HP नंदा बोल देते हैं, HP नंदा, हर प्रसाद नंदा और UD नंदा, इन दोनों भाइयों ने की थी। कौन से ईयर में? 1960। इसका बेस कहाँ था? जो इनका बेस पुराना था लाहौर में। कौन से ईयर में? 44 में। तब एस्कॉर्ट्स का नाम क्या था? एस्कॉर्ट्स एजेंट्स लिमिटेड, जिसने 3 फील्ड में कदम रखा था, अपने वाली ने 1 फील्ड में, हमारे वाली ने मेन काम क्या किया था? हाँ, लेकिन फिर इसने बाकी सब में भी अपना जैसे पुराना एक्सपीरियंस था उससे आगे बढ़े। पढ़ो आगे। इसका मुख्यालय हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में स्थित है। फरीदाबाद वाली यूनिट कब लगी? 1960 में। ट्रैक्टर बना 61 में, कोलैबोरेशन हुआ 69 में। अगला पॉइंट पढ़ो।
एस्कॉर्ट्स कंपनी मुख्य रूप से कृषि यंत्र बनाती है। ट्रैक्टर, भवन निर्माण मटेरियल हैंडलिंग उपकरण, जिसमें सारी चीजें भारी भरकम मशीनें दिखती हैं तुम्हें। रेलवे उपकरण, ऑटोमोबाइल से संबंधित कल पुर्जे। तो 3 बड़े काम इनके आपके समझ में आ गए। रेलवे का काम था इनका, इंडस्ट्रीज में जो ये बड़े बड़े ये खड़ी होती हैं जितनी बिल्डिंग्स हैं, इनका कामकाज था। और तीसरा कृषि का। आपके यहाँ 60 में कृषि का कामकाज स्टार्ट हुआ, 60 में पहला ट्रैक्टर बना, 69 में कोलैबोरेशन, 44 से काम चल रहा था पुराना। चलो इसके बाद आ जाओ महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में कामकाज बहुत ज्यादा है या कम है? पहले महेंद्रगढ़ में कामकाज था, क्योंकि तब तक क्या नहीं बना था? रेवाड़ी। रेवाड़ी बना तो महेंद्रगढ़ के ज्यादातर जो उद्योग धंधे थे वो किस में शिफ्ट हो गए, और फिर महेंद्रगढ़ अकेला रह गया। महेंद्रगढ़ वैसे नंबर 1 है किस चीज में? मिनरल्स में, खनिज में। लेकिन ऐसा बहुत कॉमन है इंडिया में, आप देखो उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, जहाँ बहुत खनिज है, उनका विकास कहाँ हुआ? उस सारे खनिज से विकास तो हम जैसों का हुआ ना भाई। हरियाणा आगे बढ़ा, पंजाब आगे बढ़ा, दिल्ली आगे बढ़ा। ये खनिज हमारे यहाँ 0 बराबर है, लेकिन हम आगे बढ़ गए, हमारी डेवलपमेंट हो गई। और जिस बेचारे के यहाँ खनिज निकलता है वो आज भी गरीबी में है। उड़ीसा तो बहुत गरीबों में आता है ना भाई। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ना यहाँ अच्छी शिक्षा ना अच्छी सड़कें, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल निकाल के सीधी ट्रेन भर के और हमारे जैसों के पास पहुंचा देते हैं। इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बड़ी बन गई। ऐसे ही हमारे हरियाणा के साथ हुआ। नंबर 1 खनिज में कौन था? इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, बाकी सबका विकास हुआ। इसके अलावा सबसे पिछड़े हुए में मेवात और महेंद्रगढ़ ही तो आते हैं, जबकि दोनों में काबिलियत थी आगे बढ़ने की। पर अब हमारी सरकारें कोशिश कर रही हैं दोनों का डेवलपमेंट हो। महेंद्रगढ़ के पीछे रहने का कारण था रेवाड़ी का बनना। अगर रेवाड़ी ना बना होता, सारी इंडस्ट्री किसकी कहलाती? महेंद्रगढ़ की ना। और रेवाड़ी को कहते हैं उभरती औद्योगिक नगरी। तो आप खुद देखो कि जो चीज रेवाड़ी की नहीं थी पहले, किसकी थी? सारी महेंद्रगढ़ की। चलो पढ़ेंगे जल्दी से। महेंद्रगढ़ औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा जिला है। सारे खनिज यहाँ, लेकिन पिछड़ा हुआ। रेवाड़ी जिला बनने से पहले यहाँ मध्यम और वृहत उद्योग अवस्थित थे, परंतु रेवाड़ी जिला बनने के बाद ये सभी उद्योग रेवाड़ी जिले में चले गए और महेंद्रगढ़ जिला उद्योग विहीन हो गया। इस जिले को खनिज भंगुर के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ उद्योग धंधे होंगे, क्या लोगों का विकास होगा वहाँ? इसलिए महेंद्रगढ़ पिछड़ा रह गया था, क्योंकि वहाँ के उद्योग धंधे खत्म हो गए थे। अब तो खैर कामकाज चल रहा है यहाँ। टेबल भी करेंगे। टेबल पहले करा देती हूँ, क्योंकि सारा यही है जो हमने पढ़ा है। फटाफट से टिक करना। चीनी उद्योग, बताओ चीनी उद्योग किस बेल्ट के आसपास होगा? जो आपकी ये नदी है ना, इसके आसपास, यमुना। और सबसे ज्यादा गन्ना, आप जीटी रोड के पैरेलल चल के जाएंगे तो आप देखेंगे सोनीपत में गन्ने हैं, पानीपत में, पूरी बेल्ट पे गन्ना ही तो है। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ है? यमुनानगर में। ये टिक कर लो। चीनी शक्कर उद्योग, यहाँ लिख लो यमुना की बेल्ट। जो यमुना के पास के जिले हैं वहाँ खूब गन्ना है। यमुनानगर टिक कर लो। सोनीपत 27% लिख लो यमुनानगर में। तो मेन चीनी का यमुनानगर वैसे भी बहुत आगे है। पेपर का कामकाज था यहाँ, है ना। और बल्लारपुर इंडस्ट्रीज थी, टिम्बर का कामकाज था, शराब डिस्टिलरी, हर तरह का कामकाज था। आगे पढ़ो। सोनीपत में बस पढ़ लो अब। शाहबाद, जगाधरी, पानीपत, रोहतक, जींद, पलवल, करनाल, हिसार, महम, सूरजपुर, दादरी। अच्छा ये तो अलग है, छोड़ दो इसको। महम, ये पूरी बेल्ट वो है जहाँ पे शुगर की क्या लगी हुई है? मिल भी लगी है। शुगर मिल हमने पढ़ी नहीं है, वो पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सीमेंट टिक कर लो। एक कारखाना तो सीमेंट का अपने यहाँ था, चरखी दादरी। और एक सूरजपुर अंबाला, इसको ठीक कर लो। अब तो बल्कि पंचकुला में गिना जाएगा। दादरी काट दो। दादरी में भी है सीमेंट की फैक्ट्री, लेकिन वो बंद है। सूरजपुर दादरी में नहीं है। सूरजपुर के पास लिखो कालका, पंचकुला। तो 2 जगह थी, सूरजपुर में और अपने दादरी में। दादरी वाली बंद पड़ी है 1981 के पास, 81 से। तो सूरजपुर का इलाका कहाँ गिना जाएगा? कालका में। कालका। औषधि उद्योग कर लो, जहाँ ये बनते हैं सब, गुड़गांव में। कौन सी पढ़ी थी तुमने? रेनबैक्सी और इली लिली। इली लिली अमेरिका का एक आदमी था ना, रेनबैक्सी हमारा। ये टिक कर लो। गुड़गांव और डुंडा हेड़ा, ये गुड़गांव का ही पार्ट है। डुंडा हेड़ा गुड़गांव का ही पार्ट। कागज उद्योग में आपका नंबर 1 कौन होगा? जगाधरी, यमुनानगर। फिर भी पढ़ लेते हैं सारे। फरीदाबाद, जगाधरी, इसको डबल टिक कर लो, जगाधरी को। सोनीपत में भी यहाँ राई इंडस्ट्रियल एरिया है ना, यहाँ बहुत कागज का काम होता है। यमुनानगर को डबल टिक कर लो। धारू हेड़ा कहाँ पड़ेगा? डुंडा हेड़ा कहाँ है? गुड़गांव। एक जैसे लगेंगे। धारू हेड़ा कहाँ है?
रेवाड़ी में। गोला बारूद का सबसे बड़ा कामकाज हरियाणा के यमुनानगर में। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट में लिखना। पेट्रोल तो तुम जानते ही हो, पेट्रोल उद्योग कहाँ मिलेगा? तुम्हें उस रिफाइनरी का भी पता है जहां से ये आती है। ये क्या नाम था उसका? हाँ, ये गुजरात से निकल के क्या नाम था? सलाया। कहीं कहीं लिखा हुआ है साल्या। यहाँ से निकलता है ये और पाइपलाइन बिछाते बिछाते यूपी, सोनीपत, जालंधर तक, तुम्हारे यहाँ तक आते आते तो ये पहले कोयाली को देके आती है पूरा पेट्रोलियम, इसके बाद अपनी मथुरा को, और फिर हमारा नंबर आता है कौन से वाली का? पानीपत। और फिर ये आगे निकल जाती है जालंधर। पहले 1200 कुछ किलोमीटर की थी, अब 2600 कुछ किलोमीटर के बना दी। चलो टिक करेंगे पेट्रो। तो पेट्रो का पानीपत टिक कर लो, यहाँ लिख लो सालिया या सलाया जालंधर। जालंधर ना मिले तो तुम्हारा नाम मिल जाएगा, उसमें सोनीपत भी आता है। और ये NCERT 10वीं क्लास में सोनीपत का नाम लिखा हुआ है, इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि मेंशन किया गया पाइपलाइन में सोनीपत। चलो आगे पढ़ना। अब पेट्रोल में पानीपत हो गया, यहाँ लिख लो सलाया और कौन सी लाइन है ये? सलाया जालंधर। जालंधर नहीं मिला तो पानीपत मिलेगा, सोनीपत में तो जाती आगे। नेक्स्ट टिक करना। मोटर वाहन बनते हैं अपने गुड़गांव, किसकी बात कर रहे हैं? मारुति सुजुकी की। और फरीदाबाद में फिर आपके ट्रैक्टर्स हैं ही। पिंजौर में पुराने टाइम में कामकाज, सब तो उतना नहीं है। साइकिल में टिक कर लो सोनीपत का एटलस। कब बनी थी? 1950। लिख लो यहाँ 50। जानकीदास कपूर का काम था ये। और कौन से सन में नंबर 1 थी ये? 65 में। लिख लिया 1965 में फर्स्ट थी ये। दुनिया की बेस्ट 3 कंपनीज में हमारी आती थी। आगे पढ़ लो फरीदाबाद, पलवल और जींद। अब तो मिल्टन साइकिल बनती हैं। इंजीनियरिंग में टिक कर लो फरीदाबाद। इंजीनियरिंग में फरीदाबाद। अगर कहेंगे टेक्नोलॉजी में तो गुड़गांव, इंजीनियरिंग में कहेंगे तो फरीदाबाद। उद्योग नगरी यही तो है, लिख लो यहाँ। हाँ, उद्योग विहार तो गुड़गांव में है, लेकिन उद्योग नगरी लिख लो यहीं पर फरीदाबाद के पास। इंजीनियरिंग के तो सारे कामकाज इनके, ये ट्रैक्टर इंजीनियरिंग का ही तो एग्जाम्पल है, जितने उपकरण बनते हैं। कपड़ा उद्योग में TITS, द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज, भिवानी की बात कर रहे हैं। ये टिक कर लो। कपड़ों में कौन कौन आगे है? हिसार है, भिवानी है। भिवानी के ऊपर TITS लिख लेना। भिवानी में बहुत बड़ा कामकाज है ये, और आज का नहीं है ये। कौन से ईयर में बना था ये? 1943 में घनश्याम दास बिड़ला ने पैसा लगाया था आज़ादी से पहले। आगे टिक करो फरीदाबाद में और पानीपत में। पानीपत में कपड़े का बहुत कामकाज है। पानीपत और भिवानी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कृषि यंत्र पे तो सबसे बड़ा तुम पढ़ के ही आए हो भी, फरीदाबाद। बताना एस्कॉर्ट्स एजेंसी लिमिटेड कब बनी? 44 में लाहौर में। कितने फील्ड में कदम रखा? 3, रेलवे, बिल्डिंग और कृषि। अपने वाली कब बनी? 60 में। पहला ट्रैक्टर बना 61 में, फोर्ड के साथ कोलैबोरेशन 69 में। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था? फरीदाबाद में। क्या नाम था उस आदमी का? हरप्रसाद नंदा और UD नंदा। तो नंदा परिवार ने एस्कॉर्ट्स बना लिया। ये टिक कर लो। कृषि यंत्र फरीदाबाद लिख लो यहाँ। एस्कॉर्ट्स 1944 1960 1961 1969। तुम्हें चारों कारण पता है क्यों लिखे हैं हमने। 1944 में लाहौर में थी, 60 में अपने यहाँ आई, 61 में पहला ट्रैक्टर बना और 69 में कोलैबोरेशन। ऊन उद्योग टिक कर लो, हिसार और पानीपत। पानीपत में तो ऊन का बड़ा कामकाज है ही, कंबल और ये सब। बर्तन उद्योग में तांबा और पीतल, कहाँ? रेवाड़ी। और अगर कहें पीतल नगरी के पितामह कौन है? हेमू, क्योंकि उन्हीं के टाइम पर क्या बनने लग गया था? तोप का निर्माण। उससे बचे वेस्ट से ही बर्तन बनते थे, ठठेरे बनाते थे। नेक्स्ट टिक कर लो। सिलाई मशीन उद्योग है अंबाला। अंबाला को मिक्सी सिटी और दुनिया भर के सामान बनते थे। लिबर्टी जूते का सबसे बड़ा कामकाज करनाल। बिल्कुल ऑन रोड आपको जब आप जाएंगे पंजाब की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। जब आप GT रोड या 44 पकड़ेंगे NH, बहुत बड़ा NH पर ही पड़ता है कारखाना। ये है लिबर्टी जूते का। लोहा और स्टील का बड़ा कामकाज कहाँ है? हिसार। स्टील सिटी है ना हिसार तो पूरा। टिक कर लो हिसार और स्टील सिटी। स्टील किंग कौन थे?
हाँ, ओ पी जिंदल, जिंदल परिवार, जिन्होंने एमपी के रूप में भी काम किया, जो एयरप्लेन क्रैश में ही एक्सपायर हो गए थे। हिसार स्टील सिटी है इनके कारण। चमड़े का बहुत बड़ा कामकाज है फरीदाबाद में। बाटा का बहुत बड़ा कामकाज है, लिख लो यहाँ बाटा। लिबर्टी आपका करनाल में और बाटा आपका फरीदाबाद। जूते का कामकाज फरीदाबाद में, उद्योग धंधे फरीदाबाद में, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर फरीदाबाद में, तभी तो उद्योगों की नगरी है। और कितनी आबादी है यहाँ? 18 लाख प्लस। जितना कामकाज ज्यादा होगा उतने लोग ज्यादा होंगे। शहर सबसे बड़ा लेकिन जिला सबसे छोटा और आबादी इतनी ज्यादा। अगला टिक करो। चमड़ा उद्योग हो गया। वनस्पति पढ़ लो करनाल और सिरसा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लास्टिक टिक कर लो फरीदाबाद, प्लास्टिक का भी कामकाज यहाँ, तो बहुत सारे कामकाज हैं फरीदाबाद में। सैनिटरी सामान जो बाथरूम और वॉशरूम में यूज होते हैं, बहादुरगढ़। यहाँ इंपॉर्टेंट लिखो, ये कई बार पूछते हैं सैनिटरी में नंबर 1 कौन है? बहादुरगढ़। सैरा सैनिटरी का कामकाज, अलग अलग चीजें फरीदाबाद में वो, ये पर बहादुरगढ़ टिक कर लो। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग टिक कर लो। इलेक्ट्रॉनिक तो सब जगह है, पंचकुला, गुड़गांव, अंबाला, फरीदाबाद। ये चारों तुम्हारे सबसे एडवांस्ड जिले हैं। कौन कौन से? गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला। 2 एक साथ हैं, 2 एक साथ। इनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, काबिल, पैसा कमाने वाले लोग रहते हैं। ये 4 ही आते हैं। एजुकेशन में भी इन्हीं का नाम है ज्यादा। किस किस का? गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला। यहाँ पैसा ज्यादा कमाते हैं लोग। टिक करो आगे। इलेक्ट्रॉनिक हो गया। मारुति उद्योग कहाँ पर है? मानेसर, गुड़गांव। अब हम प्राउड से कह सकते हैं तीसरी बेल्ट और लगने वाली है इसकी, हरियाणा के सोनीपत के कहाँ पर? खरखौदा। और जो ये वाली यूनिट लगेगी ना, ये उन दोनों से बड़ी लगेगी, क्योंकि वो तो 600 एकड़ में, 300 एकड़ में, ये 900 एकड़ में लगेगी, तो कामकाज बढ़ेगा। मारुति का तीसरा प्लांट लिख लो। पहला गुड़गांव, दूसरा, पहला मानेसर, ये गुड़गांव में पहला, दूसरा मानेसर, तीसरा लिख लो खरखौदा में। इसका सारा कामकाज एक्वायरमेंट वगैरह कर लिया, अब काम शुरू होगा बस। टायर ट्यूब बनते हैं अपने यहाँ बल्लभगढ़ में। कौन सी कंपनी के? गुडियर। गुडियर ने ही तो पहला टायर बनाया था, आदमी का नाम था। और फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद का ही पार्ट है बल्लभगढ़। जब टायर ट्यूब पूछे तो आप टिक मार्क करेंगे फरीदाबाद। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT, बहुत बड़ी फैक्ट्री, आज बंद पड़ी है और आपको पहचान में भी नहीं आएगी, बिल्कुल जंग लग गया इसके बोर्ड पर भी। HMT का एक टाइम पर बहुत बड़ा कामकाज था। जैसा बंगलुरु था ना, ऐसा ही हमारा था। तब ये अंबाला था, आज वो इलाका पंचकुला में और बंद पड़ा है। पूरा जंगल दिखता है और बिल्कुल जर्जर हालत में है वो पूरा गेट भी। ये टिक कर लो। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT लिख लो। पहले HMT के ही सारे सामान आते थे। HMT की घड़ियां भी बड़ी फेमस थी एक दौर में। HMT पिंजौर, पंचकुला, बंद है अब। बाटा शूज कहाँ पे हैं? और लिबर्टी वाले करनाल। अगला टिक करो। चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं गुड़गांव, लेकिन पीतल के बर्तन, और पीतल की नगरी का पितामह कौन है? है बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन गुड़गांव और बहादुरगढ़ में। चीनी मिट्टी भी इंपॉर्टेंट है। खांड की मिलें हैं रोहतक और पानीपत। क्या यहाँ शुगर मिल भी हैं? बिल्कुल, दोनों में शुगर मिल है। शराब के कारखाने तो जगह जगह, करनाल, यमुना नगर में भी हैं। होजरी मतलब कपड़ा, कपड़े का उद्योग है रोहतक। और रोहतक में एक बहुत बड़ा मार्केट है, शौरी मार्केट। शौरी मार्केट, कहीं कहते हैं ये एशिया का नंबर 1 है कपड़े में, कहीं कहते हैं एशिया का नंबर 2 पर है। लिख लो यहाँ शौरी मार्केट, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। रोहतक का शौरी मार्केट, कहीं एशिया का नंबर 1, कहीं नंबर 2, कोई सा एक मिलेगा। जब वो आपकी बड़ाई करने के लिए पूछेंगे एशिया का नंबर 1, तो तुम टिक कर देना शौरी, हमारा ही है, चाहे नंबर 1 कहें चाहे नंबर 2। कहाँ पड़ता है ये? आपके रोहतक में। कपड़े का कामकाज है ये। हौजरी, रोहतक, शौरी मार्केट। अगला टिक करो। वैज्ञानिक उपकरण जो विदेशों में भी जाते हैं, निर्यात होते हैं, वो अंबाला। अंबाला से बहुत प्रोडक्ट बाहर जाता है, मिक्सी सिटी है। एग्रो हब, करनाल। एग्रो हब में एग्रीकल्चर से जुड़ा कामकाज है, सीड्स भी आ जाती है इसमें, तो NDRI वगैरह सब आ जाएगा। प्लाईवुड, लकड़ी का, ये उद्योग है यमुना नगर। यहाँ कोई मार्केट भी थी ना, टिम्बर मार्केट, लिख लो टिम्बर मार्केट। कौन से पेड़ थे यहाँ पुराने? साल के। यहाँ सिंदूर का पेड़ भी है, लिख लो यहाँ साल। प्लाईवुड टिम्बर से जोड़ लेना। कोल्ड चेन, लगातार जहाँ चीज़ों को सेफ किया जाए, खाने पीने की चीज़ों को, तो जहाँ पार्क बना रहे हैं, फूड पार्क, वहीं तो बनाएंगे। कहाँ है ये? बरही, ये बड़ी गांव है, बड़ी गांव सोनीपत का।
कोल्ड चेन का प्रोजेक्ट है पूरा। आईटी उद्योग कहाँ होगा? आईटी गुड़गांव। उद्योग पूछेंगे तो फरीदाबाद, आईटी कहेंगे तो गुड़गांव, इलेक्ट्रॉनिक सामान कहेंगे तो अंबाला। ये थोड़ा सा ना कॉमन सेंस होती है, कुछ ना भी पता हो तो आइडिया लगाना आना चाहिए। चलो अगले पेज पर बस 4 और टिक कर लो, ये टॉपिक खत्म। हीरो होंडा, वैसे तो मैं पूरा लिखवाऊंगी इसको, अभी सिर्फ टिक कर लो। कल हीरो होंडा की पूरी हिस्ट्री लिखेंगे हम। ऑटो पार्ट्स बनते हैं अपने बहादुरगढ़ में। नेस्ले का कामकाज कहाँ था? चॉकलेट बनाती थी, बच्चों का फूड, इन्फेंट फूड। ये संभाल का पानीपत। कब खुली थी ये? 1995 में। लिख लो यहाँ 3 में। अच्छा 1993 में थी। पार्ले जी के बिस्किट, बहुत बड़ा कामकाज, कहाँ? बहादुरगढ़ झज्जर में। चलो इन सबको 5-6 बार पढ़ना तब याद होंगे ये।